आज हम लोग तो करना है इकोसिस्टम वन शॉर्ट में, एक ही बार में। तो अब इकोसिस्टम पहली बात होता क्या है। जैसे हम लोग का अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग का जो अर्थ है वो अलग अलग भाग में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो जब ये एक साथ आते हैं, लैंड, वाटर और एयर जो रहते हैं, वो एक साथ आके हमारे अर्थ का जन्म करते हैं और अर्थ में लिविंग है। मतलब कहीं ना कहीं लैंड, वाटर और लिविंग आपस में इंटरैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर अर्थ जिनसे बनी है उन्हीं में इंटरैक्ट करते ही तो जीवन अपना चला पाएगा एक जीवित प्राणी ना। जैसे हम रोज सड़क पे चलते हैं, सड़क की मदद से इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। तो जो लैंड है उसमें हम लोग तो उसी पे हम लोग जी रहे हैं, इस भूमि पे। तो ये भूमि पे हम लोग जी रहे हैं, मतलब इसी में हम लोग का पूरा सर्वाइवल है। क्या हम लोग आसमान में उड़ते हुए जीते? नहीं। क्या हम लोग पानी में तैरते हुए जीते? नहीं। तो हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं नॉन लिविंग बीइंग के साथ। लैंड क्या है? एक नॉन लिविंग बीइंग। वैसे ही हम लोग अपने आसपास बाकी जो जीवित प्राणी हैं, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, सड़क में चलता और कोई इंसान हो गया, या गर्मी में चिड़िया के लिए दाना लगते हैं, गाय को पशु आहार देते हैं, कुत्ते की आखिरी रोटी जो बनती है वो देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है, कछुआ पालते हैं तो कछुए तो खाना देते हैं। तो ये क्या है? इंटरेक्शन, मतलब उनसे मिलजुल के कुछ काम करना, उनसे के साथ मिलजुल के रहना, इंटरेक्शन कहलाता है। यानी उनके साथ मिलजुल के कुछ काम करना इंटरेक्शन है। तो क्या हम लोग अर्थ पे लिविंग बीइंग किसी और लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट किए बिना रह सकता है? नहीं। किसी और लिविंग बीइंग या किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और नॉन लिविंग बीइंग के से इंटरैक्ट किए बिना रह सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो वो प्रोवाइड कौन करेगा? वो या तो दूसरे लिविंग बीइंग में प्रोवाइड होगी, या वो तो किसी नॉन लिविंग बीइंग से प्रोवाइड होगी। तो अब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग बीइंग सर्वाइव करते हैं उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस बायोस्फीयर। पहले ज्योग्राफी में पढ़े हैं ना बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लैंड का एरिया, लैंड की जगह, लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर बॉडीज, जो ओशंस है। ठीक है, तो ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ते थे पहले। तो अब जो बायोस्फीयर है वो वाला भाग है जहाँ पे अर्थ का वो वाला एरिया है जहाँ पे लिविंग बीइंग सरवाइव करते हैं, जहाँ पे लिविंग बीइंग क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। अब इसमें उस बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग सरवाइव कर रहे हैं, उस बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग क्या कर रहे हैं? सरवाइव। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। तो बायोस्फीयर किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे लिविंग बीइंग, जो अपने साथ वाले लिविंग बीइंग और अपने साथ वाले नॉन लिविंग बीइंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और वो भाग बायोस्फीयर का कोई सा भी भाग जहाँ पे एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग या दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो अर्थ या बायोस्फीयर का वो वाला भाग जहाँ पे एक लिविंग बीइंग किसी और लिविंग बीइंग या किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें और अलग अलग आते हैं। तो क्या इकोसिस्टम सिर्फ धरती पे यानी बता देते हैं लैंड पे पाया जाता है? क्या लिविंग बीइंग पानी में नहीं रहते? तो क्या वो वहां पे इंटरैक्ट नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, वो वहाँ पे भी इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो क्या इकोसिस्टम वहाँ पे भी पाया जा सकता है? हाँ, पाया जा सकता है, जहाँ पे भी लिविंग बीइंग हो। अब ये लिविंग बीइंग का ऐसा नहीं थी, बहुत जैसे सेल है, हाथी है, जिराफ है, ह्यूमन है, ऐसे वाले लिविंग बीइंग नहीं। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी होगा ना, तो वो अपने साथ वाले या अपने आसपास नॉन लिविंग इनके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वो भी एक वो कहला जाएगा इको सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि यानी नीट के सिलेबस में पढ़ते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो भी एक इकोसिस्टम होता है। क्यों? एक छोटी सी पानी की बूंद क्यों इकोसिस्टम है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो उसमें जी रहे रहते हैं आपस में।
आपस में इंटरैक्ट करते अपना जीवन व्यतीत कर ले लेते हैं। तो वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, बहुत ग्लैंड लेवल पे होना चाहिए। वो एक बहुत से छोटे से पानी के बूंद, पानी की बूंद पे भी हो सकता है। अब इसमें आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। पल्लो तो दिखता है कि पढ़ना क्या है, कंटेंट इसमें क्या है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की वही डेफिनेशन, the part of the biosphere where living beings interact with other living organisms or with the non-living things surrounding it is known as ecosystem। मतलब वो बायोस्फीयर का वो वाला भाग जहाँ पे जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणियों के साथ इंटरैक्ट करता है, या दूसरे जो चीजें हैं जो जिंदा नहीं है उनके साथ इंटरैक्ट करता है। अब दूसरी आती है प्रोडक्टिविटी, फिर तीसरी आती है डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन तो पहले पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, बहुत बार साइंस में छोटी क्लासेस में थी। डिकम्पोजिशन होता क्या है, वही डिकम्पोजिशन इधर है। एनर्जी फ्लो, ये टेंथ के आखिरी टेंथ के साइंस के आखिरी चैप्टर में था। एनर्जी फ्लो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जाना, वही एनर्जी फ्लो यहाँ पे भी है। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक थोड़ी सी नई चीज आई है, ये थोड़ी सी नई चीज आई है। प्रोडक्टिविटी भी एक नई नई चीज है, मतलब ये एक नया टॉपिक है जो जनरली दिखता है आईसीएससी में है ये, पर सीबीएसई में नहीं दिखता ये। पहले क्लास 10th 11th में, 9th 10th में, और आईसीएसई बोर्ड में ये सब दिख जाते हैं थोड़े थोड़े, इनका इंट्रोडक्शन अक्सर अच्छे से दिख जाता है। तो इकोसिस्टम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते थे, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हम लोग तो बस डेफिनेशन याद रखनी है। इकोसिस्टम नेचर का वो वाला भाग है जहाँ पे एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग के साथ इंटरैक्ट करता है, प्लस नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी इंटरैक्ट करता है, क्योंकि उसे अपना सर्वाइवल करना रहता है। अब क्या होता है, नेचर कब बोलते हैं, जब उसमें लिविंग बीइंग, अर्थ की स्पेशलिटी ही क्या है कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो गए तो इसे पलेगा ही कौन। हम लोग पल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग लिविंग है और धरती पे पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग लिविंग बीइंग का दूसरे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। और अगर जीवित प्राणी पाए ही नहीं जाते तो क्या सेंस था, कौन पलता आके ना। तो अब लिविंग बीइंग तो जिंदा रहने के लिए कौन काम कर रहा है, लिविंग बीइंग के जिंदा रहने के लिए कौन काम कर रहा है, यही इंटलेक्शन इम्पोर्टेंट है, यही इंटलेक्शन इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। जैसे ऐसा ह्यूमन, जैसे मैं इंसान हूँ, तो क्या होगा कि मैं दाल चावल खाता हूँ, रोटी सब्जी खाता हूँ, तो क्या होगा, ये मुझे कहाँ से मिले, ये मुझे इस धरती में बोए गए बीज, जो बले हुए पौधे बने, उनसे मिले, उनसे मिले। सीड के फॉर्म में मिला, कोई लीफ के फॉर्म में मिला, कोई लूट के फॉर्म में मिला, पर अलग अलग फॉर्म में मिले, पर मिले ना। तो प्लांट क्या हो गया, लिविंग। सॉइल क्या हो गया, जो मिट्टी हो गई वो क्या हो गई, वो नॉन लिविंग। तो क्या मिला, इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, हाँ, मतलब मेरे जीने के लिए इंटरेक्शन की जरूरत है, हाँ। क्या लिविंग बीइंग के जीवित रहने के लिए, क्या एक जीवित प्राणी के इस धरती पे जीवन व्यतीत करने से क्या इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो ऐसा जगह जहाँ पे ये इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या वही इस क्या देते हैं, इस इस धरती पे जीवन चलाने का काम करने वाला भाग नहीं हो जाएगा, काम करने वाला भाग नहीं हो जाएगा। जैसे एक मशीन है जिसमें लीवर लगा हुआ है, तो वो जो लीवर है, क्या वो उस मशीन में काम करने वाला भाग नहीं हो जाएगा, हाँ होगा ना। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे पेन है, तो पेन की टिप क्या काम करने वाला भाग नहीं है जिससे लिखाता है। तो वैसे ही अगर मैं उसे वो मान लूँ, अ, जिंदगी धरती पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवित रहने को पेन, तो उसका काम कौन कर रहा है, ये इंटलेक्शन, और ये इंटलेक्शन पाई कहाँ जा रही है,
इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट, ऐसा यूनिट जो काम कर रहा है, जो नेचर के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, नेचर में जो भी फंक्शन हो रहे उसे असल में नेचर तक कौन सा भाग कर रहा है वो कहलाता है उसका फंक्शनल यूनिट। तो इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। असल में इसी तो बताने के लिए ही इतनी सारी बातें बोला मैं, वरना ये जस्ट पढ़ाते और निकल जाते हैं। इसे समझना इम्पोर्टेंट है, तो एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग होती है। अब इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, मतलब नेचर के जो फंक्शंस हैं, नेचर के जो काम है वो कौन कर रहा है, इकोसिस्टम में हो रही है वो चीजें। वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे एक जीवित प्राणी इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से, जहाँ पे जीवित प्राणी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और उसके एनवायरनमेंट से मतलब यहाँ पे आ गए एंड विथ इस एनवायरनमेंट। इस जीवित प्राणी के एनवायरनमेंट में दो ही चीजें हो सकती है, एक लिविंग, दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या दूसरा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो मैं पहले ही लिख दिया थी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर, मतलब थी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर ले। तो एनवायरनमेंट में बचा क्या पार्ट, नॉन लिविंग भाग बचा, तो वही भाग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन की यहाँ पे बात की गई है विथ इस एनवायरनमेंट वाली लाइन में, नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। अब पहली बात आता है कि अन लो तो समझ में आ गया, पर क्या इसे कुछ और नहीं बोला जा सकता था, क्या इसे इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम बोलना जरूरी था, और इसे ये नाम कौन दिया, तो इसे जो नाम दिया गया वो टेंसले, टेंसले एक वो है साइंटिस्ट, उसके द्वारा दिया गया। इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया, टेंसले के द्वारा। इकोसिस्टम जो रहता है वो किन चीज़ों से मिलके बना रहता है, बेसिकली धरती पे जो भी चीज़ पाई जाती है वो दो चीज़ों में क्लासिफाई हो जाती है, या तो लिविंग या नॉन लिविंग। तो वैसी जो धरती की बात है, धरती का जो भाग है, जो धरती का एक छोटा सा भाग है, उस उसकी भी चीजें किस उसमें क्लासिफाई हो जाएगी, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के लिए क्या यूज किया जाता है, बायोटिक, और नॉन लिविंग के लिए ए बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मैंने पहले ही बोला था, क्या इकोसिस्टम सिर्फ जमीन पे पाया जाता है, नहीं, इकोसिस्टम तो पानी में भी पाया जा रहा है, तो वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं। इकोसिस्टम तो एक छोटी सी पानी की बूंद पे भी पाया जा रहा है, तो क्या वो भी, क्या उसे इकोसिस्टम नहीं मान सकते क्योंकि सिर्फ वो लैंड पे पाया नहीं जा रहा, मानेंगे। तो वैसी टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जो जमीन पे पाए जाते हैं, जो धरती की सतह पे पाए जाते हैं, वो हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्लासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्लासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, खेत हो गए, ये सब जो हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी में पाए जाने वाले इकोसिस्टम है, जो पानी में पाए जाने वाले इकोसिस्टम है वो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गए, वेटलैंड्स हो गए, लीवल हो गए, एस्चुअरीज हो गए, तो जैसे तालाब, नदी, झरने, ये सब जो हैं ओशंस हो गए, यहाँ पे मछलियाँ जीती है, बहुत से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जीते हैं, तो वो हो जाती है एक्वेटिक इको सिस्टम। हम लोग तो ये पता नहीं थी, जो वो है, जो ओशन है उसके उसके नीचे की ओर, नीचे डीप सी में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं, येलो तो पता भी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम धरती के हर एक भाग में पाया जा रहा है। अब हम लोग उसे पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है, तो ये दो कैटेगरी किस पे हो गई, एरिया जहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे एरिया जहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है। अब इकोसिस्टम कैसे बना है, इस आधार पे दो और कैटेगरी हो जाती है। कैसे बना है मतलब,
ओरिजिनेशन कैसा है, ओरिजिनेशन कैसा है, मतलब कि अगर मैं एक जंगल में जाऊं तो क्या जंगल को किसी किसी आदमी ने लगाया होगा, उसमें पानी डाला होगा, लोग उसकी देखभाल, कोई जंगल की देखभाल करता है क्या? नहीं। क्या कोई उसकी देखभाल करता है? ताते थे जो हिमालयन फॉरेस्ट है, क्या उसकी कोई देखभाल करता है? नहीं। क्या कोई रेगिस्तान की देखभाल करता है? नहीं। क्या कोई ओशन में देखभाल करता है? नहीं। तो क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है वो इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए? नहीं। मतलब ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत ना हो उस इकोसिस्टम को चलाने के लिए, प्लस उस इकोसिस्टम को मेंटेन करते रखने के लिए, प्लस उस इकोसिस्टम को ओरिजिनेट करने के लिए, वो कहलाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचर बनाती है इकोसिस्टम वो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। पर अगर मैं एक ज़मीन ले लूँ और उसमें खेती करना चालू करूँ, तो जैसे मैं पहले दिन गेहूं के पौधे उगाना चाह रहा हूँ, मैं पहले साल गेहूं के पौधों की फसल करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे उस इकोसिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा? क्या मुझे वहाँ पे खाद डालनी पड़ेगी? क्या मुझे वहाँ पे एमोनिया का लेवल चेक करना पड़ेगा ताकि अर्थवर्म जो है वो ज़्यादा एमोनिया के लेवल के कारण मर ना जाए? क्या मुझे वहाँ पे जो अनवांटेड प्लांट्स है, वीज जिसे हम लोग बोलते हैं, WEEDS, वीज जो होते हैं अनवांटेड प्लांट, क्या उन लोग तो हटाना नहीं पड़ेगा बार बार? क्या मुझे चारों तरफ बाउंड्री बनानी पड़ेगी ताकि कोई गाय या बकरी या कोई क्या कहते हैं, अगर जंगल के पास है तो क्या कोई जंगली जानवर आके मिले जो खेती या उन्हीं पौधों को ना चल दे? तो क्या मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा? हाँ, करके रखना पड़ेगा। तो क्या उस खेत के इकोसिस्टम जहाँ पे प्लांट उससे इंटरलैक कर ले सॉइल में, सॉइल के माइक्रोब्स भी इंटरलैक कर ले, तो वो एक इकोसिस्टम है खेत। तो क्या खेत के इकोसिस्टम तुम इंसान की जरूरत है मेंटेनेंस के लिए? हाँ। तो वो हो जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम जिसे ह्यूमन की ज़रूरत है, जिसे एक इंसान की ज़रूरत है अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए, वो कहला जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। और खेत को बनाने वाला भी इंसान ही है, खेत को बनाने वाला भी इंसान ही है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? क्रॉप फील्ड, वही खेत खलियान। यहाँ पे इकोसिस्टम लिखा गया है, यहाँ पे आना चाहिए था एक्वेरियम। एक्वेरियम जैसा लोग घर या दुकान या दाते थे कहीं पे भी एक्वेरियम लगते हैं ना, ऑफिस ऑफिस में जिसमें मछलियाँ रहती हैं, तो लोग टेंथ में पढ़े थे क्या एक्वेरियम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है? नहीं, वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इकोसिस्टम पर यहाँ पे हम लोग उसे पढ़ेंगे मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेरियम कैसे? एक्वेरियम मैन मेड कैसे? तो कि एक्वेरियम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसमें जो फिश की गंदगी है, जो फिश के वेस्ट, फिश जो है मछलियाँ, और जो वेस्ट पार्टिकल रिलीज करती हैं, उसे कंटिन्यू, उसे एक पीरियड ऑफ टाइम में हमें साफ करना पड़ता है, वरना वो उसी एक्वेरियम में जमा हो जाते हैं और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है मछलियों को जीने के लिए, और मछलियाँ मर भी जाती हैं। तो क्या वहाँ पे ह्यूमन की मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है? हाँ, पड़ रही है। इसीलिए वो मैन मेड इकोसिस्टम है। एंटायर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीते हैं। ठीक है। इस लिगाडेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम उसे बोला जाता है। मतलब बायोस्फीयर बहुत सारी इकोसिस्टम का एक मिल के बना हुआ वो है जोड़। और इस अ, इस ग्लोब को ही ग्लोबल इकोसिस्टम बोल दिया जा रहा है, जिसे हम लोग बायोस्फीयर भी बोलते हैं। एक इकोसिस्टम में जो क्या कहते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं यूनिट की तरह। मतलब कि वो एक ही है, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के इकट्ठा काम करते हैं। जैसे मैं मिट्टी
मिट्टी से जैसे मैं इस धरती या भूमि में अगर मैं वो कर रहा हूँ, किसके पौधे उगा रहा हूँ, गेहूं के पौधे उगा रहा हूँ, तो क्या मैं मिट्टी को वो नहीं दे रहा, खाद भी नहीं दे रहा, काऊ डंग नहीं दे रहा, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या मैं उसमें ये एंश्योर नहीं कर रहा, जो अर्थवॉर्म्स हैं वो मेरे लिए मिट्टी में पैसेज बना दे लें एयर के लिए, वाटर के लिए, तो क्या मैं ये एंश्योर नहीं कर रहा कि वो उस मिट्टी में एमोनिया का लेवल बढ़ ना जाए, ताकि वो अर्थवॉर्म जो हैं वो मरे ना। अर्थवॉर्म एमोनिया के ज़्यादा लेवल पे होने पे मर जाते हैं, तो क्या वो उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए क्या मैं एमोनिया का लेवल वो नहीं कर रहा, चेक कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग मिलजुल के एक की तरह काम नहीं कर रहे कि हम सब एक हैं ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब आगे चलते, आगे आता है स्टेलेटिफिकेशन। स्टेलेटिफिकेशन क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल में अलग अलग स्पीसीज को बांट देना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सब चीज सब बराबर होते हैं। कहीं पे भी वर्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज किया जाए ना क्लासिफिकेशन के लिए, तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस समान बेसिस मान के क्लासीफाई करना, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल क्लासिफिकेशन माना जाए मतलब कि एक दूसरे से किसी चीज़ में इंपीरियल है या एक दूसरे से किसी चीज़ में सुपीरियल है, और फिर ये जो चीज़ है ये किसी और से इंपीरियल है, और जो इससे जो चीज़ है वो किसी और से इंपीरियल है, और जो टॉप की चीज़ है वो इन सब से सुपीरियल है, वो इन सब से सुपीरियल है, ये बोला जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन अगर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, मतलब सब चीज़ें बराबर हैं, उन्हें बराबर रख के अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। और वर्टिकल क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है कि इसमें ये देखता है कि किसी एक चीज़ में सुपीरियरिटी, या किसी एक चीज़ में कौन सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा और कौन सबसे कम अच्छा, ऐसे आधार पे बांटा गया है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी एक आधार पे किसी को सुपीरियर, किसी तो कोई सबसे अच्छा, कोई उससे कम अच्छा, कोई और कम अच्छा, कोई सबसे कम अच्छा, इस आधार पे बांटना स्टेलेटिफिकेशन कहलाता है। और डिफरेंट स्पीशीज का होता है एट डिफरेंट लेवल, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे ये दिखाते थे कोई एक सुपीरियर है, उससे कोई एक इंफीरियर है, या वो किसी से इंफीरियर है, ये दिखाते हैं, मतलब अलग अलग लेवल्स बना देते हैं। तो जैसे मैं एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉल प्लांट्स आएंगे, सब ऊपर से देखूँ तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेंगे, अगर मैं हाइट वाइज देखूँ, अगर मैं हाइट वाइज देखूँ, अगर मैं किसके हिसाब से देखूँ, ये जो पौधा है इसकी हाइट के हिसाब से देखूँ, तो सबसे टॉल कौन दिखेंगे, मुझे पेल दिखेंगे, तिली दिखेंगे। उससे छोटे कौन दिखेंगे, उससे छोटे मुझे दिखेंगे स्लब्स। उससे छोटे कौन दिखेंगे, हर्ब्स। अब पेल में भी कुछ स्मॉल हाइटेड तिली होंगे, कुछ मीडियम हाइटेड तिली होंगे, और कुछ ज़्यादा ही हाइटेड तिली होंगे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही लंबे पेल होंगे, कुछ कम लंबे पेल होंगे, कुछ एकदम ही कम लंबे पेल होंगे। तो इस आधार के पे बता नहीं रहेगा, बता हुआ रहेगा। कुछ ऐसे भी कुछ घास भी होंगी जो नीचे की ओर लाई करती हैं। तो ऐसे यहाँ पे मैं क्या लिया, हाइट लिया, क्या मैं लिया, हाइट, या वो एरिया जो वो करते क्या, ऑक्यूपाई करते फॉरेस्ट में। एक फॉरेस्ट में सबसे लंबी हाइट किसकी रहती है, पेड़ की, फिर उससे छोटी किसकी रहती है, स्लब्स की, फिर उससे छोटी हर्ब्स की, फिर जमीन पे ही कौन रहता है, ग्लासेस। तो यहाँ पे मैं एक हाइट के बेसिस पे कौन किससे अच्छा, कौन सबसे अच्छा, तो हाइट के बेसिस पे सबसे अच्छा कौन, तिली, सबसे बुरा कौन, घास, ग्लास जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी दिखाते हुए नहीं बताया, यही है वर्टिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में जो तिलीस लेते हैं वो टॉप स्टेलेटा, मतलब टॉप स्टेलेटा, ये जो ऊपर की
लेयर को घेरे लेते हैं, और स्लग जो हो लेते हैं वो इनके बाद वाली लेयर को घेरे लेते हैं। फिर इसके बाद हर्ब्स आते हैं, और फिर सबसे नीचे जो हैं, सबसे नीचे हमारे घास आती है, ग्लास आती है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने। पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम, वैसे तो ये बोस में उतना ज़्यादा नहीं है, इससे कभी कभार ही पूछा जाता है, या कब पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ये एक सैलो वो है, मतलब कि ज़्यादा गहरा नहीं, सिंपल, एक सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब खुद से मेंटेन करने वाला, खुद से चलते रहने वाला, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है इसे मेंटेन, इसे चलाते रहने के लिए। वाटर बॉडी यानी पानी वाला इकोसिस्टम है, जो एग्जिबिट करता है ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम में जो जो भी बेसिक कंपोनेंट लगते हैं वो ये दिखाता है। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट जो लेते हैं पॉन्ड में, वो कौन लेता है? पानी वाले जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहला कौन है? पानी ऑब्वियसली। पानी ऑब्वियसली वो है ताते थे एबायोटिक। फिर उसके नीचे जो उसका जो तला रहता है, जो तालाब का तला रहता है, यानी जो उसके नीचे की जमीन रहती है, क्या वहाँ पे सॉइल है? हाँ, तो वो जो सॉइल डिपॉजिट रहते हैं वो रहते हैं तालाब के चारों ओर, जो सॉइल डिपॉजिट रहते हैं वो भी इसमें काउंट हो जाते हैं एबायोटिक फैक्टर। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होंगी इसमें? क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी? सूरज कितना पहुंच चला है, सूरज की रोशनी कितनी पहुंच चली है, प्लस टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, तापमान में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, मतलब जो खुद से सूरज की रोशनी की मदद से खाना बना ले, जो खुद से खाना बना ले, वो वाले कंपोनेंट। तो इसमें क्या आएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, और ये खुद से मूव नहीं करते, ये पानी जैसे जैसे बहता रहता है ना, उसी के साथ बहते जाते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो जो खुद से खाना बना लेते हैं, ये जो प्लांट की तला वाले प्लैंक्टन्स रहते हैं, वो कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और जो इन फाइटोप्लैंक्ट और दूसरे प्लैंक्टन्स जो खुद से खाना नहीं बना पाते, और इन फाइटोप्लैंक्टन्स तो खाते हैं, वो कहलाते हैं जू प्लैंक्टन। दोनों ही प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दोनों ही प्लैंक्टन है। सिर्फ ये है कि फाइटोप्लैंक्टन प्लांट की तरह है, वो खुद से खाना बना लेता है, और जू प्लैंक्टन खुद से खाना बना के ना खा पाने पर वो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर वो है, डिपेंड करता है, और क्या कहता है, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है। तो इसमें आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन वाटर में रहने वाले। फिर हम लोग देखे होंगे कुछ ताते थे एल्गाई भी प्रेजेंट होते हैं साइड जो तालाब है उसके कोने में देखेंगे, तो वहाँ पे वो एल्गाई भी प्रेजेंट होती है। और कुछ जैसे एक तालाब में देखेंगे तो कमल के पत्ते भी कमल का जो फूल है किसी तालाब में उगता है, तो कमल उसके ऊपर तैरता रहता है, तो क्या वो भी एक प्लांट है? हाँ। और क्या ऑटोट्रॉपिक है? हाँ। तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लोटिंग। कुछ ऐसे रहेंगे जो पूले डूबे हुए रहेंगे, जो पूले डूबे हुए रहेंगे, जो पूले ही ताते हैं तालाब के नीचे की ओर रहेंगे। जब हम लोग नीचे जाते हैं, तालाब में ज़्यादा डुबकी मारते हैं, तो नीचे की ओर भी हम लोग तो थोड़े बहुत एल्गे ही दिख जाते हैं, थोड़े बहुत प्लांट दिख जाते हैं। तो क्या है, वो पूरी तरह डूबे हुए हैं, उनका थोड़ा सा भी भाग पानी से बाहर नहीं आला। और मार्जिनल प्लांट मतलब जो डूबे हुए भी हैं और उनका थोड़ा सा भाग बाहर फ्लोट भी कर रहा है, वो होते हैं मार्जिनल प्लांट। और जो साइड साइड में रहते हैं, जो तालाब के कोने में रहते हैं, वो भी काउंट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनमें कंज्यूमर कौन है। तालाब में क्या कई बार मछली भी रह जाती है?
एक दो तालाब में बारिश के समय जो कई बार बोलते नहीं है, बारिश के समय में अचानक से नाली में मछली दिखती है, सड़क में पली हुई छोटी छोटी मछली दिखती है, बोलते हैं कि आसमान में बारिश के साथ आई है। तो क्या वो मछली तालाब में कई बार नहीं गिर जाती? तो क्या वहाँ पे ये तो जो ये एल्गी है, ये जो प्लांट्स है, इनके ऊपर फीड नहीं कर सकती? हाँ, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो खुद से खाना नहीं बना पाते। तो पहली बात, फाइटोप्लैंक्टन से तो प्लैंक्टन से तो और भी प्लैंक्टन्स होंगे, और वो भी प्लैंक्टन्स हो सकते हैं जो खुद से खाना नहीं बना पाते और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स या फ्ली स्विमिंग या बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स हो सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म से। और ये ताते हैं जू प्लैंक्टन के दो फॉर्म होते हैं जो पानी के साथ ही बहते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्ली स्विमिंग, या जो वाटर ड्यूलिंग जो नीचे सतह पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब डीकम्पोजर्स, डी एक इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब 10th में हम लोग ने आखिरी चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि एक्वेरियम क्यों इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है? क्योंकि उसमें डीकम्पोजर्स नहीं रहते, मतलब कि डीकम्पोजर्स का ना होना एक इकोसिस्टम तो इनकम्प्लीट कर देला है सीधा का सीधा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम के लिए। इसमें आ जाता है फंजाई होता है, बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट, ये सब होते हैं। पॉन जो रहता है वो एक इकोसिस्टम पे हर एक काम को करता है। जैसे वहाँ पे इकोसिस्टम में क्या होला रहता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा रहता है। मतलब कि जैसे अगर मैं जमीन की बात करूँ, जमीन में फॉरेस्ट की बात करूँ, तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधे इनऑर्गेनिक मटेरियल जमीन से लेके ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, सोलर एनर्जी का यूज करते, तो क्या तालाब में भी पौधे यानी जो पौधे हैं, जो हम प्लांट्स है, क्या वो प्रेजेंट नहीं है? कुछ फ्लोट कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, तो क्या ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी का यूज करके क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो ऑर्गेनिक में बदल रहे हैं? हाँ, बदल रहे हैं। दूसरा आ जाता है और हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को खा जाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को खा जाते हैं। ये तीसरा आ जाता है डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल का वापस से इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना, एक ऑर्गेनिक मटेरियल का इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना। जैसे एक लिविंग बीइंग बना, तो क्या अब उसके बॉडी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर्ड है, क्या अब उसका कोई काम है? नहीं। और क्या उसका नेचर में और कोई काम ले सकता है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये नेचर में डीकम्पोजर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वापस से उन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं जिनसे ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं। ठीक है, of that metal to release them back by the for the reuse by the ecosystem, की इकोसिस्टम में वो फिर से रीयूज हो जाए, वो फिर से रीयूज हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात ये याद रख लेते हैं, पॉन्ड ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो क्या कहते हैं, सैलो और सिंपल और सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब खुद से मेंटेन हो जाने वाला, खुद से चलने वाला इकोसिस्टम है। ये हर एक बेसिक कंपोनेंट का देते हैं इकोसिस्टम पे इसमें होते हैं। इसमें डाल देते हैं बायोटिक कंपोनेंट भी है, ए बायोटिक कंपोनेंट भी है, इसमें ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है, प्लस इसमें डीकम्पोजर्स भी है। इसीलिए ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसमें हर एक वो काम होता है जो किसी इकोसिस्टम में होने चाहिए। जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदले जाने ऑटोट्रॉप्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस का यूज करते, वो इसमें भी होता है। हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को खा रहे हैं, वो इसमें भी होता है। और जो हेटेरोट्रॉप्स मरने के बाद या ऑटोट्रॉप्स मरने के बाद उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते, उनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे किस में बदल दिया जाए, उसे सिंपल इनऑर्गेनिक में बदल दिया जाए, वो इसमें भी होता है। इसीलिए ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अब आगे चलते, अब आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ
इकोसिस्टम थी, ए बेसिक कंपोनेंट, ए बेसिक चीजें क्या होती है इकोसिस्टम में, जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है कि इकोसिस्टम कैसा होगा और इकोसिस्टम कैसे काम करेगा, वो चार चीजों, वो चार कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। अभी अल्लाह ने बात की इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। इकोसिस्टम में ये हो रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से काम ले रहा है, प्लस दूसरे जो उसके आसपास के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उससे भी काम ले रहा है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। वो आता कहाँ से, वो आता है किससे, ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल से ही तो एनर्जी ले आती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो और ऑर्गेनिक तो क्या ऑर्गेनिक मटेरियल को कंपोज कर यानी प्रोड्यूस करते रहना क्या एक इकोसिस्टम तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग नहीं होगा। और क्या ये भी डिफाइन नहीं कर सकता कि एक इकोसिस्टम कैसा रहेगा और कैसे काम करेगा, जहाँ पे क्योंकि जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम चाहिए वहाँ पे जो वो है ऑर्गेनिक मैटर वो भी कम बनेंगे, प्लस वहाँ पे जो काम होंगे उस इकोसिस्टम में वो भी ऐसे होंगे कि वहाँ पे लेस एनर्जी हो, या जहाँ पे कम एनर्जी बन सकती है क्या उस इकोसिस्टम में ऐसे काम नहीं होंगे, क्या वो इकोसिस्टम ऐसे काम नहीं करेगा कि बहुत कम एनर्जी हो, ज़्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम ऐसे काम भी नहीं करेंगे जिसमें ज़्यादा एनर्जी यूज होती हो। तो क्या ये इसे वो नहीं कर देगा, से बदल नहीं देला कि कैसा रहेगा इकोसिस्टम प्लस कैसा काम करेगा वो इकोसिस्टम। ठीक है। और तो पहली चीज अल्लाह तो ये दिमाग में क्या आई कि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किससे आ रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मेथड। तो ऑर्गेनिक मेथड किस लेट किस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ताकत क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो उसी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अब ये होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बनाए तो जा ले, इनऑर्गेनिक मटेरियल खत्म तो करते जा ले ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते। पर क्या पर क्या उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को एक जगह से लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल उतारते जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ये चीज क्या कहते हैं, क्या कभी वहाँ पे इकोसिस्टम इनऑर्गेनिक मटेरियल को अगर रिप्लेस नहीं करते जाएंगे तो क्या वहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल की कुछ समय बाद कमी नहीं आ जाएगी। और इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक मटेरियल को की जगह वापस इनऑर्गेनिक मटेरियल लाने का काम अभी थोड़े समय अल्लाह ने पहले पाला कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक लिविंग जो भी लिविंग बीन है, लिविंग बीन तो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है, तो जो भी लिविंग बीन मर जाता है उसे डिकम्पोज करके किस में बदल देते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। किस में बदल देते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। मतलब जो नेचर से इनऑर्गेनिक मटेरियल उठाए गए उस लिविंग बीन को बनाने के लिए, क्या वो वापस नेचर में नहीं चल दिए। तो क्या ये डिकम्पोजिशन इनऑर्गेनिक मटेरियल को वापस उनकी जगह में पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल नेचर से खत्म ना हो, जरूरी है। तो क्या ये भी वो नहीं कर देंगे चेंज कि जहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल की कमी नहीं होगी। जहाँ पे डिकम्पोजिशन कम हो रहा है वहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल की कमी भी हो सकती है, तो क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है, हो सकती है। तो क्या ये डिकम्पोजिशन भी चेंज नहीं कर दे रही थी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और फंक्शन कैसा रहेगा इकोसिस्टम का, कर दे रहा है। अब आती है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाना। अब एक सिंपल सी बात बताना, मैं पौधे से एनर्जी लिया, जैसे शाका आलू में, तो मैं चावल दाल ये सबसे एनर्जी लेता हूँ काम करने के लिए, और कोई सेल आके मुझे खा गया, तो क्या मैं जो चावल दाल से एनर्जी लिया था वो क्या पूरी मेरी बॉडी में स्टोर होगी, क्या वो पूरा फैट बनते कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में मिले एनर्जी मेरे बॉडी में स्टोर हो गया, नहीं। क्या वो स्टोर हो गया, नहीं। कुछ मैंने अपने काम के लिए भी उस एनर्जी तो यूज करते रहा था मैं, जब तक सेल आके तो मुझे खत्म नहीं किया था,
जब तक सेल आते मुझे ख़त्म नहीं किया था, तब तक मैं खुद के जीने के लिए भी तो यूज़ कर रहा था। तो क्या जो मैं एनर्जी लिया, उसमें से कुछ एनर्जी वो कर लिया यूज़ अपने लिए, तो मेरी बॉडी में स्टोर होके एनर्जी थोड़ी सी कम बची होगी। हाँ, तो क्या जो मेरी बॉडी में एनर्जी स्टोर होते बची होगी, क्या वही सेल को नहीं मिल जाएगी? हाँ, वही मिलेगी सेल को जो मैं यूज़ कर लिया। वो कैसे मिलेगी सेल को? जैसे मैं रेस्पिरेशन में, भागा-दौड़ी में जो एनर्जी यूज़ कर लिया, क्या वो मिलेगी सेल को? नहीं। तो क्या एनर्जी कम होके नहीं मिली? मिली। तो अब अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़्म है कि ए को बी खाया, बी को सी को डी, ई को डी को यानी ए को बी को सी को डी को ई को एफ। तो यहाँ पे 6 मेंबर्स आ गए। अब एक और है जहाँ पे ए को बी खाया, बी को सी और सी को डी। तो अब यहाँ पे जहाँ पे 6 है और लगातार एनर्जी डिक्रीज करते जा रही है, तो एफ को भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए पहले वाले में ए। जैसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एक इकोसिस्टम माने जहाँ पे ए को कौन खाया, हमारा बी खाया, और फिर बी को कौन खाया, हमारा सी खाया, सी को कौन खाया, हमारा डी खाया, और डी को कौन खाया, हमारा ई खाया, ई को कौन खाया, हमारा एफ खाया, ई को कौन खाया, एफ खाया। तो क्या एफ को भी क्या क्या एफ को भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए? हाँ। तो क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ एनर्जी बी अपने लिए यूज़ करेगा और बी को सी खाएगा तो बी से मिलेगी बची हुई एनर्जी, फिर सी खुद अपने लिए कुछ यूज़ करेगा और बची हुई एनर्जी जब सी को डी खाएगा तो डी को मिल जाएगी, फिर डी अपने आप को लिए कुछ यूज़ करेगा और जो बची हुई एनर्जी है वो ई को मिल जाएगी जब वो डी को खाएगी। ठीक है, तो ऐसी ऐप को तो क्या एनर्जी कंटिन्यू डिक्रीज नहीं करते जा रही? हाँ, करते जा रही है। तो यहाँ तक आते आते एनर्जी इतनी ही कम ना हो जाए कि ऐप सर्वाइव ही ना कर पाए। मुझे तो ऐप को जिंदा रखना है ना, तो मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो। पर अब अगर मैं दूसरा एक इकोसिस्टम लेता हूँ जहाँ पे ए को कौन खाया, हमारा बी खाया, कौन खाया, हमारा बी खाया, फिर बी को कौन खाया, सी। तो क्या यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेंबर्स होने थे नाम से, क्या कम यहाँ के मुकाबले यहाँ कम एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, तो क्या थोड़ा सा ही बी खत्म करेगा और फिर वो सी के बाद चल देंगी, तो यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस करते भी मेरा काम चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इकोसिस्टम कुछ वैसा ही डेवलप हुआ नहीं रहेगा, होगा। तो क्या एनर्जी फ्लो भी डिटरमाइन कर रही है। न्यूक्लियन साइकिलिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसे याद रखना है कि ये बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक के अंदर अल्लो ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम उन 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और वो 4 चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी, दूसरी है डिकम्पोजिशन, तीसरी है एनर्जी फ्लो, चौथी है न्यूक्लियन साइकिलिन। न्यूक्लियन साइकिलिन अल्लो के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग तो चारों बेसिक कंपोनेंट तो एक एक कर करते पढ़ना है। पहला बेसिक कंपोनेंट क्या है? पहला बेसिक कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बताया था कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, वही है कि लेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, कि कितने टाइम में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। किसी जगह जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ पे एनिमल सीधा से उधर घूमते ही रहते हैं, तो क्या वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और वहीं पे मैं डेजर्ट की बात करूँ, तो डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म नीचे ही दबे रहते, एक जगह ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, तो क्या वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम नहीं है? तो क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आता है अब सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अब सोलर एनर्जी, सोलर की जो वो है एनर्जी, सोलर से आने वाली जो एनर्जी है
उसकी लॉसनी में जो एनर्जी रहती है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब इसके बिना तो इकोसिस्टम काम भी नहीं कर सकता ना अपने आप तो सस्टेन कर सकता, यानी लंबा वो चल ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम जो रहता है, कोई सा भी इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम तब बनता है जब ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, और ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए उसे चाहिए खाना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मिट्टी को उतारते खाने लग जाएगा, नहीं, वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स उठाएगा और उसे किस में बदलेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑर्गेनिक मटेरियल में उसे बदलेगा, किस में बदलेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल में। और ऑर्गेनिक मटेरियल उसे क्या करेंगे? एक लिविंग बीन तो वो प्रोवाइड करेंगे। ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इसी एनर्जी का यूज करते एक लिविंग बीन जिंदा रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसी ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते लिविंग बीन जिंदा रहेगा। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल किससे बना है? इनऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचर में प्रेजेंट है। तो इसे बनाने वाले जो हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो है एक इकोसिस्टम का कोई सा भी भाग जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देता है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बना देता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, वो होता है प्रोड्यूसर। वो होता है प्रोड्यूसर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, मतलब वो लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते क्या बनाते हैं? वो लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलते हैं। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर खाना बनाने के लिए ही सोलर एनर्जी का यूज चाहिए, तो बिना सोलर एनर्जी के खाना ही नहीं बना, तो आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी आई नहीं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिएगा ही कैसे? इसलिए सोलर एनर्जी जो रहती है, जो सूर्य से की किरणों में जो एनर्जी रहती है, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक इकोसिस्टम की। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बेसिकली एक प्रोड्यूसर जो बायोमास या ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया है, ये सीधा किससे बनाया है? एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये किससे बनाया है? सीधा एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये सीधा एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाया है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हो जाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस प्लांट तो ये मान लेते हैं ये कोई सब प्लांट है, गेहूं का पौधा है। अब इसे मैं खाया, तो इसमें जो तो ऑर्गेनिक मटेरियल था मैं उसे ब्रेक डाउन किया तो कुछ सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसका फिर मैं यूज़ किया अपने रेस्पिरेशन ये सब में, और जो बचा हुआ भाग था उसे मैं अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में। तो क्या मैं जो कंज्यूमर हूँ, क्या वो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बनाया? हाँ बनाया, पर क्या मैं डायलेट इनऑर्गेनिक से बनाया? नहीं, मैं प्रोड्यूसर के बनाए गए ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया, उसे तो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन किया, उसके कुछ भाग को मैं यूज़ कर लिया अपने काम के लिए, और बचे हुए भाग तो अपने बॉडी में स्टोर कर लिया ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। तो ये जो मैं ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड है इस एनर्जी को लिए हुए, तो ये डायलेट इनऑर्गेनिक से नहीं बना, इसीलिए ये होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब जो ये भाग को मैं यूज किया, तो क्या ये सिर्फ मैं रेस्पिरेशन की यूज कर दूंगा? नहीं, मैं अपनी कद काटी, हाइट, मसल ये सब के लिए भी इन सब का मास भी बढ़ाऊंगा। तो क्या मेरी ऑब्वियसली बॉडी नहीं बढ़ रही है, और बॉडी क्या है? ऑर्गेनिक है, तो इसमें भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, इसमें भी ऑर्गेनिक चीज़ों का ऑर्गेनिक मास का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये भी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर ही आएगा कि टोटल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूसर बनाएगा वो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो टोटल यानी टोटल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई सा कंज्यूमर बनाएगा वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में के बारे में हम लोग तो वैसे भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पर चलते हैं आगे। अब आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये है अमाउंट ऑफ बायोमास, एक अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया एक दिए हुए समय में
एक पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के द्वारा एक दिए गए समय में एक दिए गए क्षेत्रफल में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी जो यूनिट रहती है अगर वेट में मेजर करेंगे तो वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो पर यूनिट एरिया लिखा गया है, यहाँ पे लिखा ही वो गया है, यहाँ पे लिखा ही क्या गया है, पर यूनिट एरिया। और यूनिट एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो ये डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में मेजर करूँगा तो ऑब्वियसली ये एनर्जी प्रोवाइड करने से काम आएगी, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो है ये डिवाइडेड होती है दो भाग में। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी दो भाग में डिवाइड होगी, क्योंकि किसी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, तो इसे कौन बनाया, प्रोड्यूसर बनाया। तो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कुछ भाग क्या प्रोड्यूसर अपने ग्रोथ अपने डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर देगा, कर देगा, और कुछ भाग को स्टोर करके रखेगा जो अपने ग्रोथ रेस्पिरेशन ये सब तो यूज कर लिया, और कुछ भाग तो जो बचा हुआ भाग है क्या उसे आगे पास ऑन करने के लिए नहीं रखे रहेगा, रखे रहेगा। तो ये जो भाग है ये कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फायदा कितना हुआ। तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम तो इतने का ही फायदा हुआ, इतना तो ये खा लिया खुद से ही, ये खुद से खा लिया, तो दूसरों तो कितना फायदा हुआ, इतना ही। तो ये होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये होती है टोटल जो होती है, टोटल प्रोड्यूस हुआ वो होती है ग्लॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे एक किसान पौधे बोता है, जैसे एक किसान है, मैं किसान हूँ और मैं गेहूं के पौधे बोया, एक खेत में बोया, मैं इस खेत में अगर गेहूं के पौधे बोया तो कुछ पौधे मैं अपने पास रख लूँगा अपने खाने के लिए, और कुछ पौधे मार्केट में बेच दूंगा। तो ये जो मार्केट में बेचा ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो मैं खुद खाने के लिए रखा प्लस जो मार्केट में बेचा, ये दोनों मिलके ग्लॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। तो ग्लॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे जीपीपी भी बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। ये टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास है जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। अब इसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट क्या हो जाता है, प्लांट खुद से यूज अप कर जाता है, यूज कर जाता है। तो कुछ कमी आ जाती है, वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये अवेलेबल बायोमास है कंजप्शन के लिए, कंजप्शन के ये जो इतना भाग तो ये खुद यूज कर लिया, अब इतना भाग जो बचा है ये कौन यूज करेगा, ये दूसरा कंज्यूमर यूज करेगा। तो इट इज दी अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा कंजप्शन के लिए जो बचा गया वो है बायोमास, वो ये है एनपीपी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि वहाँ की न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, वहाँ पे पीएच कैसे, सॉइल ज़्यादा एसिड है, सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन है, वहाँ पे ताते थे बाल आते ही रहती है, वहाँ पे ज़मीन में पानी नहीं है, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरे न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पे ज़मीन फर्टाइल है कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी आ रही है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी आ रही है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, तो सूर्य की रोशनी यूज़ करनी है तो ज़्यादा सूर्य की रोशनी आएगी तो ज़्यादा बनेगा, और कम आएगी तो कम बनेगा। वही न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, तो अगर इनऑर्गेनिक ज़्यादा होंगे तो ऑर्गेनिक ज़्यादा बनेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर जो फेवरेबल रहेंगे
वो ऑब्वियसली फेवर करेंगे ज़्यादा बनने के लिए। प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग दी एरिया, उस पर एरिया में कैसी प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। ऐसी प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं जो दूसरों का नुकसान करती हैं और दूसरों से खाना छीन लेती है, तो एनपीपी में डिक्रीज हो जाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहती है, उन पे भी डिपेंड करती है कि कैसी प्लांट स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती है। अब कुछ डेटा जो है वो एनसीईआरटी से याद करने तो ये एग्जाम में आ जाते हैं। एनुअल एनपीपी पूरे बायोस्फीयर का, पूरी धरती का, लैंड वाटर सब कुछ मिला के कितना होता है, कितना होता है 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स होता है। अब जो एनुअल एनपीपी है, यहाँ पे आना था एक्वेटिक, यहाँ पे क्या आना था एक्वेटिक, पानी वाले बायोस्फीयर का। और इसमें ये 170 बिलियन टन्स जो है, इसमें से करीब करीब 55 टन यानी 55 बिलियन टन जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल कितना करता है 170 माइनस 55, करीब करीब 115 टन, मतलब 115 टन कौन प्रोड्यूस करता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, धरती में पानी ज़्यादा है पर एनुअल एनपीपी कम है पानी वाले इकोसिस्टम का। धरती में जमीन कम है पर एनुअल एनपीपी जमीन का ज़्यादा है, जमीन वाले इकोसिस्टम था। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये आर जो है ये लेस्पिलेशन लॉस है, ये लेस्पिलेशन के समय जो प्लांट से लॉस हुआ रहता है वो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सेकेंडली प्रोडक्टिविटी, ये वही कि बायोमास, लेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लिया वो कितना तो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है अब उस प्लांट से लिए गए या उस ऑटो तालाब से लिए गए ऑर्गेनिक मटेरियल से, वो कहलाता है सेकेंडली प्रोडक्टिविटी। अब आता है डीकम्पोजिशन। ये क्या है, सेकंड बेसिक कंपोनेंट है किसका, इकोसिस्टम का। अब बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन में किसी की मिट्टी होती है तो सनातन में क्या करते हैं, उसका क्रीमेशन कर देते हैं, मतलब उसे जला देते हैं। पर अगर मैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, जैसे कोई मंकी हो गया, कोई काऊ हो गया, तो जैसे आप गालों को देखेंगे तो अगर उनके पास जो गौ माता है उनमें से किसी की मिट्टी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक विधि अनुसार उस गाय को जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। अब जमीन के नीचे क्यों गाड़ देते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, तो अब थोड़े समय बाद अगर वापस से खोद के देखा जाए तो वहां पे बस कंकाल मिलेगा उस गौ माता का। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसकी जो बॉडी थी वो किधर गई, उसकी बॉडी किधर गई, ये वहां पे का होता है डीकम्पोजिशन। वहां पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन, मतलब उसकी जो बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई थी वो धरती में ही समा गई, यानी मिट्टी में ही मिल गई, छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन होके। उसी प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन बाय डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या है, ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं, वो है डीकम्पोजर्स। तो इट इज द ब्रेक डाउन बाय डीकम्पोजर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसका टूटना इनऑर्गेनिक मैटर में, जैसे CO2H2O, ये CO2 और H2O हो गए, यहाँ पे गलत लिखा वो हो गए, टू गायब हो गए, लिखना भूल गए। CO2H2O, CO2H2O और कुछ न्यूट्रिएंट्स में टूटना, ये होता है डिकम्पोजिशन। ये जो रहता है ये हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस रहता है, ये हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस रहता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे डिकम्पोजिशन कहीं का स्लो करना है तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कम कर दूँगा। अब आता है डेटलाइटस, अब आता है डेटलाइटस। डेटलाइटस क्या है, जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी है जिसे डिकम्पोज करना है, वही डेटलाइटस है। मतलब लॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन या लॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेटलाइटस। मतलब वो तो डेड बॉडी जिसे डिकम्पोज करना है, जैसे पेड़ों से झड़े हुए पत्ते हो गए, किसी की डेड बॉडी हो गई। ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि डेटलाइटस यानी बॉडी तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, और वो है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसे पहले एक बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना डेथली वॉश के द्वारा। डेथली वॉश मतलब जो डेटलाइटस पे डायलेक्ट काम करते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते। यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही बदल है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल में ही बदल है। सिर्फ ये है कि ये जो पहला वाला है ये बहुत बड़ा बड़ा है और ये जो है ये छोटे छोटे हैं। ठीक है। अब आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है डेटलाइटस, जो ये फेलाइटस ले दिया है यहाँ पे, डेटलाइटस आएगा, ये डिग्रेडेशन ऑफ डेटलाइटस। अब ये जो सिंपल यानी अब ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनका छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूटना, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ये होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई जो एंजाइम रिलीज करते हैं उसके द्वारा। तो किसी का केमिकल नेचर बदल ले तो अल्लो तो जो चीज़ें भी लगेंगी केमिकल नेचर बदलने, वो भी क्या क्या लेंगी, केमिकल्स ही लेंगी, जैसे एंजाइम्स हो गया। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म दोनों तो मतलब ये होता है कि तोड़ना। पर फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, अगर मैं किसी पेंसिल को लूँ और उसके फ्रेगमेंट कर लूँ तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा, पर वो छोटे छोटे टुकड़े अभी भी क्या लेंगे, अभी भी तो वो लाएंगे क्या, पेंसिल ही लाएंगे। पर अगर मैं उस पेंसिल को तोड़ूँ और उसे एसिड में डाल दूँ तो वो खराब हो जाएगा। अब जो लाएगा वो तो कुछ और लाएगा, वो पेंसिल नहीं लाएंगे। ठीक है। तो पहले क्या किए, बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में बदले, इसे क्या बोले, इसे फ्रेगमेंटेशन बोले। अब ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल है इसे इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदले और इसे बोले कैटाबॉलिज्म। अब होती है लिचिन। लिचिन, अब ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है इसमें कुछ से दो कैटेगरी आएगी थी, कुछ वाटर सॉल्युबल लेंगे और कुछ नॉन वाटर सॉल्युबल लेंगे। तो जो वाटर सॉल्युबल लेंगे वो वाटर में डिजॉल्व होते नीचे ज़मीन में अंदर चल देंगे और सॉइल की जो पलटे रहती है उसमें जमा हो जाएंगे ऐसे एन अनअवेलेबल सॉल्ट, जो वहाँ पे जो आगे के डिकम्पोजिशन के लिए अवेलेबल नहीं है उस फॉर्म में जमा हो जाएंगे। अब ये बात याद रखनी है कि ये जो तीनों प्रोसेस है ये एक साथ चलते रहती है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं बता सकते कि ये ऐसा ये ऐसा नहीं, ये तीनों एक साथ ही चलते रहती है। कि ऑल दिस स्टेप्स ऑकर साइमल्टेनियसली, ऑल दिस ऑकर साइमल्टेनियसली। तो तीन स्टेप्स हुए, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, बड़े ऑर्गेनिक मेथड छोटे ऑर्गेनिक मेथड में बदले। दूसरा जो है हमारा कैटाबॉलिज्म, उसमें क्या हुआ, ये जो छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदले। तीसरा क्या हुआ, लेचिन, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ये जो वाटर सॉल्युबल पार्ट हैं, ये किधर चल दिए, ये वो पानी में मिक्स होते जमीन के नीचे चल दिए। ठीक है। और वहाँ पे जाते जो मिट्टी है उसकी परतों में जमा हो गए एज एन अनअवेलेबल सॉल्ट। अब आता है चौथा, यानी चौथा यूमिफिकेशन। यूमिफिकेशन ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस होता है, जो ऊपर जो बच गए थे ना, जो वाटर सॉल्युबल नहीं थे, वो ऑल उनमें ऑल एक्शन होता है और वो डार्क एमोर्फस सब्सटेंस में बदल जाते हैं जो खाद की तरह काम करता है। और ये जो रहता है ये हाईली माइक्रोब रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब इसमें माइक्रोब आसानी से काम नहीं कर पाते, माइक्रोब रेजिस्टेंस होने के नाम से ही। अब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन जो रहता है वो बहुत स्लो रहता है और ये कोलॉइडल नेचर होने के नाम से
ये द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इन्हें बोला जाता है। सिर्फ ये याद रख लेना थी, कोलाइडर नीजल होने के नाम से इसे रिजर्वायर, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच है, मतलब कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने का मतलब ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, ये न्यूट्रिएंट रिच है। अब पांचवा आता है, यहाँ पे चारवा लिखा होना था और यहाँ पे पांचवा, यार इस नोट्स में तो गलती है, सुधार दूंगा मैं पहले। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स में बदल देना। मिनरल्स मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का डिग्रेडेशन करते जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज होता है उसी तो बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। और ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं तो हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। अब ये कुछ माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। पहला आता है कि जो फेवर करते, जो डिकम्पोजिशन तो बढ़ाते, दूसरा आता है जो डिकम्पोजिशन तो घटाते हैं। अल्लो ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो है प्रोसेस, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा फेवर होगा, यानी उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। और फिर ये वार्म और मॉइस्ट कंडीशन इसे बनाते हैं, और हाई टेम्परेचर, एकदम हाई भी नहीं, एकदम एकदम हाई भी नहीं, एक ऑप्टिमम हाई टेम्परेचर। और फिर अगर डेटलाइटस नाइट्रोजन रिच या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का बना होता है तो जो डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाता है। अब आता है कौन डिकम्पोजिशन को वो करता है, घटाता है। पहली बात, ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस है तो ऑक्सीजन के लेवल को कम कर दूंगा तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरी आती है कि अगर वार्म टेम्परेचर बढ़ा रहा है मॉइस्ट कंडीशन, तो मैं डलाइट कंडीशन डाल दूंगा, और क्या डाल दूंगा, लो टेम्परेचर डाल दूंगा, बहुत लो टेम्परेचर डाल दूंगा। अब डेटलाइटस तो मैं बहुत ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल या बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल से भर दूंगा। जिसे डिकम्पोज करना है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंट, जो मतलब वो केमिकल्स उस पर आसानी से, एंजाइम्स उस पर आसानी से काम ना करे, जैसे डेटलाइटस लेचिन लिग्निन या काइटिन, इसमें आसानी से एंजाइम्स एक्ट नहीं करते, ये हार्ड मटेरियल रहते, तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा बेसिक कंपोनेंट था वो था एनर्जी फ्लो, कि कैसे एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो पहली बात अल्लाह ने पहले ही बात कर ली थी, सन जो है वो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में। पृथ्वी पर सिर्फ जो गहरे समुद्र के तल रहते हैं, समुद्र के गहरे तल रहते हैं, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती, वो बहुत ज़्यादा डार्क रहते हैं, तो वहाँ पे सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। पर धरती के बाकी सब जगह जो ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में, वो कौन है, वो है हमारा सन, हमारे सूर्य नारायण देवता। इसीलिए सूर्य नारायण देवता तो पूजा भी जाता है। ये एक साइंटिफिक है कि आप जिस चीज़ को, आपके जो चीज़ फायदे है या जो आपकी मदद कर रही हो उसे आप रिस्पेक्ट करें, ये कॉमन सेंस है। इसीलिए सूरज देवता की पूजा भी होती है, उन्हें रोज अर्घ भी दिया जाता है, ठीक है। अब आता है पाल। पाल क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो सूरज की जो किरणें निकल रही हैं, वो हर एक जो लाइट है, जो उसे हर एक लाइट निकल रही है वो काम की नहीं है, उससे तो यूवी रेस भी निकलनी है पर वो हार्मफुल है, उसे तो ओजोन लोग दे रहा है। तो ऐसी और भी जो रेस हैं वो भी काम की नहीं है, उनमें से कुछ ही पार्ट काम का है, और जो पार्ट काम का है फोटोसिंथेसिस के लिए वही कहलाता है PAR, पार, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो रहता है ये धरती पे तो सूरज से किरणें निकले तो उससे धरती पे उसमें कितना, लेस देन 50%, 50% से भी कम परसेंटेज का, 50% से भी कम रहता है, ठीक है।
प्लांट फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये ये जो तो पाल है PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका यूज़ करते हैं इससे जो सोलर रेडिएंट एनर्जी लेती है इसमें, उसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अब ये जो पाल है ये 50% तो गीला, यानी लेस देन 50% तो गीला प्लांट पे, तो क्या ये पूरे को एब्जॉर्व कर लेते हैं? नहीं। अब प्लांट इसमें से भी बहुत कम, इस 50 लेस देन 50% का भी 2 से 10% एब्जॉर्व करता है, 2 से 10% एब्जॉर्व करता है। मतलब कि अगर 100% सूरज से आई तो 50% से तो कम किस में आई, धरती पे। अब इस 100 का 50% से कम वाले भाग में ही जो इस 100 का 2 से 10% वाला भाग रहेगा वही प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो कैप्चर किया जाता है या फिक्स किया जाता है प्लांट के द्वारा, वो 2 से 10% है, पर न्यूमेरिकल सॉल्वेंट में 1% यूज करते हैं, 1% यूज करते हैं। दिस एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, कि बस इतनी सी एनर्जी से पूरा जो इकोसिस्टम है धरती पे वो चल रहा है। अब ये बात याद रखनी है, एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, उसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सूरज से एनर्जी मिली प्लांट को, प्लांट से एनर्जी मिली गाय को, तो गौ माता से वापस से एनर्जी प्लांट को जाते, वापस से प्लांट एनर्जी निकालते सूर्य को नहीं दे देगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए एनर्जी फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, सूरज से प्लांट, प्लांट से गौ माता, तो ये एक ही डायरेक्शन में होगी, इसीलिए ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का। अब आगे जाते हैं, तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये 10% लॉ को फॉलो करता है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और 10% लॉ को फॉलो करता है। अब ये 10% लॉ है क्या? ये है कि एक टॉपिक यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी जा रही है वो उस ऑर्गेनिज्म की 10% एनर्जी लगेगी, कि बताते हैं, मान लेते हैं प्लांट ने 100 किलो जूल एनर्जी बनाई, प्लांट ने कितनी एनर्जी बनाई, 100 किलो जूल, तो इसमें से 90% ये अपने खुद के काम के लिए ले लेगा और 10% ही गाय के पास पहुंचेगी। ये होती है 10% ये लॉ, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, या जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं फूड को बनाने वाले। ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज फूड, ये खाना बनाते हैं। सेलेस्टियल इकोसिस्टम में मोस्ट ऑफ दी जो प्रोड्यूसर लेते हैं वो हर्बेशियस वूडी प्लांट लेते हैं, पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर जो लेते हैं, जो मेन प्रोड्यूसर लेते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स लेते हैं, कुछ एल्गे लेती है, या कुछ हायर प्लांट जो लेते हैं जो नीचे तले पे लेते हैं या ऊपर फ्लोट कर लेते हैं। अब जो एनर्जी क्या कहते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई है वो कंज्यूमर को दे दी जाती है या प्रोड्यूसर मर जाता है। प्रोड्यूसर उस एनर्जी तो होल्ड किए कि कोई आके खाया नहीं, तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो तो खत्म हो गया, अब उसे भगवान के पास जाना है तो वो अपना शरीर को छोड़ेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये या उसकी मृत्यु से पहले वो ताते थे कोई सी कंज्यूमर के द्वारा खा लिया जाता है। अब कंज्यूमर क्या होता है? जो खुद से खाना ना बना पाए और जो प्रोड्यूसर से खाना ले, ये हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, मतलब जैसे सेल है, तो सेल क्या डायरेक्टली पौधे को खा रहा है? नहीं, वो किसे खा रहा है? वो हिलन को खा रहा है जो पेड़ को खा रही है, तो क्या डायरेक्टली
सेल भी पेड़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो पौधे नहीं होंगे तो हिलन नहीं होंगी, हिलन नहीं होंगी तो सेल तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो वही बात है कि एनिमल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। अब आ जाते हैं प्लाइनली कंज्यूमर। प्लाइनली कंज्यूमर जो रहते हैं वो हर्बीवोर्स रहते हैं जनरली। वो जनरली क्या लेते हैं, हर्बीवोर्स। वो क्या लेते हैं, हर्बीवोर्स, मतलब पेड़ को खाने वाले, मतलब फीड ऑन प्लांट। जैसे आपका इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, मॉलस्क हो गए। मॉलस्का जो एनिमल किंगडम में पला था। अब आते हैं सेकेंडली कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर तो खाते हैं और ये कार्निवोर्स लेते हैं। ये फीड होते हैं, फीड ऑन हर्बीवोर्स। इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोला जाता है, जैसे फ्रॉग हो गया, फॉक्स हो गया, इंसान हो गया। अब आता है टर्शियरी कंज्यूमर, इसे सेकेंडरी कार्निवोर्स बोला जाता है। और ये प्राइमरी कार्निवोर्स मतलब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं। यहाँ पे सेकेंडली कंज्यूमर लिखना था यार, मुझे गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पे ये आएगा सेकेंडली कंज्यूमर, सेकेंडली कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं। जैसे आपका हो गया टाइगर, लायन, एसेट्रा। ठीक है। अब आते हैं फूड चेन के ऊपर। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती है ये दिखाना कि एक ऑर्गेनिज्म किसे खाएगा और किसके द्वारा खाया जाएगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक फूड चेन बनाने की बात करूँ, तो यहाँ जैसे ए को बी खाया और बी को कौन खा गया, सी। ठीक है, तो ये एक फूड चेन है। तो इससे अल्लाह तो पता चल रहा है कि ए से एनर्जी किसे मिली, बी को, बी से एनर्जी मिली सी को। ठीक है। अब इससे एक बात पता चल रहा है कि ए को कौन खाता है, बी, और बी को कौन खाता है, सी। और एक और बता देते हैं, ए को कौन खाता है, बी, और बी को कौन खाता है, सी। ये बात पता चली। मतलब चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसे खाता है और किसके द्वारा खाया जाता है, इस रिलेशनशिप को दिखाना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये कहलाता है फूड चेन। अब फूड चेन दो चीज़ों पे दो तरह के होते हैं, ग्लेजिन फूड चेन और डेटलाइटस फूड चेन। डेटलाइटस क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म, और ग्लेजिन मतलब गाय के चलने से समझ सकते हैं। गाय किसे चलती है, घासों को चलती है, तो घास क्या होती है, लिविंग। तो ये होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से चालू होने वाली फूड चेन। मतलब जिसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो खाता है। मतलब ग्लेजिन फूड चेन में क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर रहता है वो लिविंग प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स को खाता है। जैसे ग्लास है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक प्रोड्यूसर है, उसे कौन खाई, बकरी, प्राइमरी कंज्यूमर है जो। और बकरी तो कौन खा गया, शेर, जो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब डेटलाइटस फूड चेन क्या होता है, इसका जो प्राइमरी कंज्यूमर रहता है ये डेड बॉडी के ऊपर डील करता है, डेड बॉडी के ऊपर डील करता है। मतलब ये डिकम्पोजिशन के समय यूज होने वाली फूड चेन है। ठीक है। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। जैसी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है तो डीएफसी चालू होने वाली रहती है। ठीक है। तो जैसे मल चुकी हुई पत्ती, सूखी दलाए पत्ती तादते है सूख गई, जैसे पेड़ से पत्ती सूख गई, वो जमीन में गिरी, तो जमीन में जो तो वो लाएंगे क्या, वुड लोस। ये एक प्रकार से वो होते हैं कीड़े मकोड़े। ये क्या करते हैं, ये डेड लिव्स के ऊपर फीड करते हैं, और फिर इन्हें कौन खा जाता है, बर्ड खा जाती है, एक ब्लैक बर्ड नाम की बर्ड होती है वो खा जाती है। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वुड लूज, ये किसके ऊपर काम, किसे खाया, ये खाया डेड लिवे, डेड बॉडी को। डेड बॉडी मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को, जिसे मतलब बोलते हैं डेड लीफ जो है। अब आगे चलते हैं। अब आता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी ज़्यादा रोल अदा करता है डीएफसी के मुकाबले में। मतलब जीएफसी ज़्यादा होता है एनर्जी के लिए जरूरी डीएफसी से। ठीक है। पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू जीएफसी। अब डीएफसी जो रहता है वो फूड चेन में जीएफसी से जुड़ा हुआ हो सकता है,
और कुछ डीएफसी के ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो जीएफसी के ऑर्गेनिज्म के खाना भी हो सकते हैं। और जब ऐसे दो अलग अलग फूड चेन आपस में मिल जाती है तो किसी एक का ऑर्गेनिज्म किसी और फूड चेन के ऑर्गेनिज्म तक प्ले हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है, तो इसे कहते हैं लोग फूड वेब की इंटरकनेक्टेड फूड चेन, मतलब जो दो फूड चेन में इंटरकनेक्शन दिखा रही है। ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रोपिक लेवल। स्पेसिफिक प्लेस टी जैसे हम लोग पीछे बनाए थे, जैसे हम लोग पीछे बनाए थे ये ए से बी और बी से सी, तो ये जो बी की प्लेस है ये इस फूड चेन में ये एक ट्रोपिक लेवल है, ए की जो जगह है वो एक ट्रोपिक लेवल है और सी की जो जगह है वो एक ट्रोपिक लेवल है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसे क्या बोला जा रहा है? टॉपिक लेवल। प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड टॉपिक लेवल। वापस से एक्वेटिक सिस्टम में कौन ज्यादा रहता है? डीएफसी ज्यादा, डीएफसी कम रहता है और जीएफसी ज्यादा रहता है। मतलब एनर्जी को कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? जीएफसी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी को कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? डीएफसी। मतलब उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, डीएफसी जो है, ऐसा नहीं कि डीएफसी और जीएफसी हमेशा अलग रहेंगे, डीएफसी के जीएफसी से कनेक्टेड हो सकता है। तो जीएफसी का आखिरी का जो ऑर्गेनिज्म रहेगा या डीएफसी का कोई सा, जीएफसी का कोई सा भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो मल के मलेगा ना, जो लिविंग बीन है वो कभी ना कभी तो मलेगा, मतलब वो खुद डीएफसी का सबसे चालू होने वाला रह सकता है। ठीक है। और जो डीएफसी है उसके जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे ब्लैक बर्ड डीएफसी में लिया था, डेटलाइटस फूड चेन में जो हम लोग ने लिया था, वो किसी डीएफसी वाले ऑर्गेनिज्म का प्ले हो सकता है। अब स्टैंडिंग क्लॉक क्या होते हैं? एक ट्रोपिक लेवल पे जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितना भी टोटल बायोमास है वो कहलाता है स्टैंडिंग क्लॉक। कि उस ट्रोपिक लेवल में उस ऑर्गेनिज्म के जितना भी बायोमास पॉसिबल अवेलेबल है वो कहलाता है उस का स्टैंडिंग क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक बेसिकली होता है अनाज। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में अनाज क्या है? बायोमास, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल। तो एक ट्रोपिक लेवल पे कितना ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है वो उस ट्रोपिक लेवल का स्टैंडिंग क्लॉक हो जाता है। तो जैसे प्रोड्यूसर्स को कौन खाया? प्रोड्यूसर को कौन खाया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तो सेकेंडली, और सेकेंडली तो टर्शियरी। तो जो प्रोड्यूसर रहता है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल रहता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर रहता है वो सेकेंड टॉपिक लेवल रहता है, और ये सेकेंडली जो तो प्रोड्यूसर सेकेंडली कंज्यूमर जो रहता है वो थर्ड टॉपिक लेवल रहता है, और जो टर्शियरी कंज्यूमर रहता है वो फोर्थ टॉपिक लेवल होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो ग्लास क्या है? प्रोड्यूसर है, क्या है? फर्स्ट टॉपिक लेवल। इसे कौन खाएगा? ग्लास ऑपल, टिड्डा। तो ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब सेकेंड टॉपिक लेवल। टिड्डे को कौन खाएगा? सांप। सांप जो है वो सेकेंडली कंज्यूमर है या थर्ड टॉपिक लेवल है। सांप को कौन खाएगा? कोई चिड़िया खा जाएगी, जैसे पीकॉक हो गया। तो ये सब चिड़िया जो हैं ये क्या है? ये टर्शियरी कंज्यूमर है, मतलब फोर्थ टॉपिक लेवल हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे तो फूड चेन के बारे में और आता है कि जो एनर्जी रहती है वो सिर्फ टॉपिक लेवल के साथ डिक्रीज करते जाती है। ऑब्वियस ही बात है, 10% लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब कि आगे चलते चलते ऑर्गेनिज्म जो ताते थे लिया था उसका आगे 10% ही दे के जा रहे। तो मैं पहले 10,000 किलो जूल लिया था तो उसका 10% मतलब 1,000 किलो जूल दिया। फिर वो आगे के आगे वाले तो गया 100 जूल, फिर 100 जूल वाला की आगे वाले को दिया 10 जूल, 10 जूल आगे वाले को दिया 1 जूल। तो ऐसे एनर्जी डिक्रीज करते गई। जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो डेड बायोमास बन जाता है, डेटेलाइटस, और वहाँ और वो एनर्जी सोर्स बन जाता है डीकम्पोजिशन का, मतलब वो बन जाता है स्टार्टिंग ऑफ डी एफ, वो बन जाता है स्टार्टिंग ऑफ डीएफसी, डेटेलाइटस फूड चेन। हर एक ऑर्गेन बताते हैं
किसी भी टॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने से नीचे वाले टॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जैसे यहाँ पे जो सांप था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो ग्लास हॉपर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, वो ग्लास हॉपर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ग्लास हॉपर किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो घास के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बर्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, बर्ड, स्नेक, ग्लास हॉपर, ग्लास, ये सब पे ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लैश या दलाई वेट, क्योंकि दलाई वेट जो रहता है वो मोर एक्यूरेट रहता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मास ऑफ द बॉडी को दे देता है। अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो वाटर का एडिशनल वेट जुड़ जाता है। जैसे मैं अगर कोई कपड़ा लेना है, अगर जैसे सब्जी वाले पानी क्यों सींचते रहते हैं ज़्यादा, पानी जलूलर रहती थी सब्जी सड़े ना, पर बहुत ज़्यादा भी सींचते रहते हैं तो कि पानी के वेट के कारण जब आप तोलवा के लेते हैं 1 किलो भिंडी लिए, तो अगर उसमें पानी छींच देंगे तो पानी का वेट भी हो जाएगा, तो कांटे में कम भिंडी चलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर गिल्ला वो रहेगा ताकते है बॉडी, तो उसकी एग्जैक्ट मास पता नहीं चलेगी। और पानी काम का नहीं है, पानी तो ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटेगा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ही नहीं। तो नंबर ऑफ टॉपिक लेवल इन जीएफसी इज लेजिस्लेटेड, मतलब जीएफसी में जो नंबर ऑफ टॉपिक लेवल है वो कुछ ही हो सकते हैं, क्योंकि 10% लॉ के कारण एनर्जी डिक्रीज करते जा रही है। एक टॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल, मतलब कि उस फूड चेन का काम कौन कर रहा है, वो एक, जैसे अभी अल्लो ने देखा था घास को कौन खाया, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाया, सांप, सांप को कौन खाया, चिड़िया। तो सांप, चिड़िया और टिड्डा और घास जो है वो अपना ये फंक्शन कर रही थी। घास अपना फंक्शन कर रहा है कि वो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, और फिर टिड्डे को दे रहा है। टिड्डा अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो घास से ले रहा है और सांप को दे रहा है। तो वो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं, इसीलिए वो फंक्शन लेवल होते हैं। बता देते हैं एक स्पीसीज एक से ज़्यादा टॉपिक लेवल में पाई जा सकती है अलग अलग फूड चेन में, एक ही साथ में। कैसे, मतलब कि फूड वेब में अगर मैं कोई एक फूड चेन से चलूँ तो दो अलग अलग फूड चेन में दो अलग अलग टॉपिक लेवल में पाई जाएंगी। जैसे जो बीज खाने वाली चिड़िया रहती है, अगर कोई चिड़िया बीज भी खाती है और कीड़े मकोड़ों तो भी खाती है, तो किसी फूड चेन में जहाँ पे बीज से चालू करूँगा वहाँ पे वो चिड़िया जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगी। पर अगर किसी फूड चेन में मैं पत्तियों से चालू करूँगा तो पत्तियों के प्राइमरी कंज्यूमर कौन बन जाएंगे, वो इंसेक्ट बन जाएंगे। और वो इंसेक्ट तो खाएगा चिड़िया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगी। तो एक फूड चेन में तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, दूसरे फूड चेन में वो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फूड चेन का पिरामिड के फॉर्म में, अलग अलग ब्लॉक के फॉर्म में आपस में जोड़ के एक पिरामिड बनाना। फूड चेन का, फूड चेन को, फूड वेब को नहीं, फूड चेन को, वो कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। जो बेस ऑफ द पिरामिड रहता है वो प्रोड्यूसर करता है, तो दी फूड चेन बिना प्रोड्यूसर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वैसी पिरामिड बिना बेस के ऊपर टिकेगा किसके ऊपर, रहेगा, बैठेगा किसके ऊपर। तो वैसी जो पिरामिड बनाने के लिए बेस इंपॉर्टेंट है, वैसी फूड चेन बनाने के प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है। और जो एपेक्स पार्ट है वो टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। तो 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर के ऊपर बेसिक पिरामिड, ये अपलाइड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे कम भी हो सकता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी अप्लाइड और इन्वर्टेड हो सकता है। मतलब बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा भी हो सकता है और बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर सबसे कम भी हो सकता है।
पर एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपलाइट रहेगा, तो वो हमेशा ऐसा सीधा रहेगा, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी डिक्रीज करते जाएगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास ही रहेगी, बिकॉज एनर्जी फ्लो फ्रॉम वो because when energy flow from one topic level to next one, some energy uh, is always lost as heat at each step. हर एक स्टेप पे वो हीट के फॉर्म में एक्सपिलेशन में लॉस होते जाएगी। हर एक इकोसिस्टम में जो पिरामिड रहता है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में सभी पिरामिड अप लाइट लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो लेते हैं वो ज़्यादा नंबर में लेते हैं और मास में लेते हैं हर्बीवोर्स से, और हर्बीवोर्स कार्निवोर्स से ज़्यादा नंबर में लेते हैं। और एनर्जी का तो पता ही है, एनर्जी से नीचे वाले तलोपिल लेवल मतलब प्रोड्यूसर की सबसे ज़्यादा रहेगी। मोस्ट बोला है, हर मीनिंग मोस्ट, जनरली में इकोसिस्टम में ऐसा ही होता है कि बायोमास और बता देते हैं नंबर का अप लाइक रहता है, कुछ केसेस में इन्वर्टेड हो जाता है। अब पिरामिड ऑफ नंबर, इसका एग्जांपल है ग्लास लैंड इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो इसमें फूड चेन बनाते हैं ग्लास, डियर और लायन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ग्लास ज़्यादा रहती है, जंगल में घास ज़्यादा रहती है, ये हिलन ज़्यादा रहते हैं घास, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा रहेगा भाग। अब उसके बाद ये है कि फिर उसके बाद डियर ज़्यादा रहते हैं या शेर। ऑब्वियस सी बात है डियर मतलब हिलन ज़्यादा लेते हैं, पर घास से कम लेते हैं, तो ये इतने रहेंगे। ठीक है, अब आता है कि सेल जो रहता है वो घास और किससे हिलन से दोनों से कम लेता है, तो वो इतना रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे हुआ ना, ये बना पिरामिड। ठीक है, तो ये एक अपलाइट पिरामिड बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल के मास के ऊपर। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के मास का जो पिरामिड है, अगर अपलाइट है ऐसे, अगर ये ऐसा अपलाइट बना हुआ है, अगर ये ऐसा अपलाइट बना हुआ है, ठीक है, टी प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज़्यादा है और ऊपर टर्सरी वाले का कम है, तो ये शार्प डिक्रीज करता है, डिक्रीज दिखाता है, मतलब कि थोड़ा सा, ये थोड़ा सा शार्प डिक्रीज दिखाता है, ऐसा शार्प में डिक्रीज होता है टॉपिक लेवल के बायोमास में जब अप लाइट लेता है। अब इन्वर्टेड में कैसे होगा, इन्वर्टेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में एल्गाई हो गया, जू प्लैंटन्स हो गया, स्मॉल फिश हो गई और बिग फिश हो गई। तो एल्गाई कम लेते हैं, उससे कम यानी एल्गाई ज़्यादा लेते हैं, पर उनका क्या लेते हैं बायोमास, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल छोटा रहता है, बॉडी छोटा रहता है, तो उनका बायोमास छोटा रहता है। वैसे ही जू प्लैंटन ज़्यादा रहते हैं, पर उनका बॉडी इतना साइज छोटा रहती थी, उनका लार्ज नंबर होने के बाद भी बायोमास कम है। स्मॉल फिश भी लार्ज फिश से ज़्यादा रहते हैं, परंतु उनकी बॉडी इतनी छोटी है कि बायोमास उनका कम ही हो जाता है। बिग फिश कम नंबर में रहते हैं, पर उनका बायोमास, एक फिश इतनी बड़ी रहती है कि कम फिश होने के बाद भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल उनमें ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है कि एक पेड़ में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, एक पेड़ में बहुत सारे इंसेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट की नंबर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनका बायोमास, एक इंसेक्ट का इंडिविजुअल बायोमास कम होने के नाम पे भी उनका वो इतना ज़्यादा हो जाता है नंबर कि उनका बायोमास एक पेड़ से ज़्यादा आ जाता है। तो एल्गाई हो गया, फिर यहाँ पे जू प्लैंटन हो गया, फिर यहाँ पे स्मॉल फिश हो गई, बिग फिश हो गई, तो ये ऐसे एक इन्वर्टेड दिख रहा है। ठीक है, अब ये बताता है स्मॉल स्टैंडिंग क्लॉप ऑफ जू फाइटोप्लैंक्टन सपोज लार्ज स्टैंडिंग क्लॉप्स ऑफ जू प्लैंक्टन, कि ये कम बायोमास में कम होने के बाद भी ज़्यादा वाले को सपोर्ट कर दे रहे हैं। ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है, ये क्या है, एक अपलाइट है, ये क्या है, एक अपलाइट पिरामिड है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपलाइट रहता है,
क्योंकि हमेशा प्रोड्यूसर की जो वो है एनर्जी वो ज़्यादा रहेगी और प्राइमरी कंज्यूमर की कम रहेगी, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से जो एनर्जी है वो डिक्रीज करते जाती है, एनर्जी जो है वो क्या करते जाती है, डिक्रीज करते जाती है। तो ये तो हमेशा ऐसे अप लाइट रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिमिटेशन, कि लिमिटेशन क्या है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग दिखाए तो एक सिंगल स्पीसीज को ही दिखा पा रहे हैं एक टॉपिक लेवल पे, एक से ज़्यादा टॉप एक लेवल पे नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि फिर ब्लॉक के अरेंजमेंट में दिक्कत आ जाएगी। तो और फिर ये फूड चेन तो एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, ये फूड चेन तो नहीं दिखा पा रहा, तो फिर उसमें एक स्पीसीज बहुत सारे टॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन नहीं दिखाता। ये सिंपल फूड चेन, ये जनरली सिंपल फूड चेन तो दिखाता है, और इतनी सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एज्यूम की जाती है फूड चेन। ठीक है, अब होता है सेप्लोफाइट्स जो है लेते हैं, जो डिकम्पोजर्स लेते हैं, उन्हें इसमें जगह ही नहीं दी जाती, उन्हें इसमें जगह ही नहीं दी जाती। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त, तो चलते हैं मस्त अपना, चलिए, जय श्री राम, राधे राधे।